आइए, लास्ट क्लास हमने सबसे पहले कहानी शुरू की थी अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग के रिस्पेक्ट में बताइए, हमने सिंपल बताया था किसी भी बिजनेस या एसोसिएशन के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना वो क्या कहलाता है? अकाउंटिंग कहलाता है। हाँ, ट्रांजैक्शन कैसा होना चाहिए? मनी से रिलेटेड होना चाहिए। फिर कहा कि कैसे रिकॉर्ड करें, तो उसके लिए हमने अकाउंटिंग सिस्टम की बात की थी। अकाउंटिंग सिस्टम अलग अलग मेरिटोरियस पर्सन ने अलग अलग हमारे सिस्टम डेवलप कर रखे हैं। इसी में आपको बताइए कौन से अकाउंटिंग सिस्टम को पढ़ना है? डबल एंट्री सिस्टम। क्या नाम है उसका? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि हर आपके ट्रांजैक्शन के एवरी ट्रांजैक्शन हैव अ टू साइड। कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, नाम ही है, डिक्शनरी मीनिंग देखे तो लेन देन। कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसमें लेन भी होता है और देन भी होता है। तो एवरी ट्रांजैक्शन हैव अ टू साइड, और यह आपका सिस्टम कहता है कि उस दोनों साइड को रिकॉर्ड किया जाए, और इसीलिए इसका नाम पड़ा डबल एंट्री सिस्टम। ठीक। फिर कहा कि सर वो डबल एंट्री सिस्टम का दो साइड तो है, हर ट्रांजैक्शन का दो साइड है, ये डबल एंट्री सिस्टम कहता है। वो दो साइड कौन? तो हमने कहा उसका नामकरण किया गया। एक का नाम रखा गया डेबिट। क्या नाम रखा गया? डेबिट। और दूसरे का नाम क्रेडिट। यानी डबल एंट्री सिस्टम का दो साइड, एक कहलाता है डेबिट और दूसरा कहलाता है क्रेडिट। ठीक है, यहां तक हमने कवर किया था। अब हमारे पास क्वेश्चन वही है कि ठीक है सर, हम इस सिस्टम से जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो हर ट्रांजैक्शन के लिए हमें दो साइड रिकॉर्ड करना है। एक को हम डेबिट करने वाले हैं और दूसरे को क्रेडिट करने वाले हैं। पर सर वो कौन होंगे दो साइड, और किसे करेंगे डेबिट और किसे करेंगे क्रेडिट? आइए जरा ये देखते हैं। बेटा पीछे गेट बंद कर देना। तो आइए हम लोग ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में ये जानना है हमें कि अकाउंटिंग में किसे डेबिट करें किसे क्रेडिट करें। इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा अकाउंट्स के टाइप्स। सबसे पहले जब हम अकाउंट्स की दुनिया में आते हैं तो जो भी वर्ड होता है उसके आगे एक वर्ड अकाउंट चिपक जाता है, क्योंकि ये अकाउंट्स की दुनिया है। जैसे मान लीजिए कि आपने मेरे को कैश पे किया, कैश का मतलब पैसा, तो मैं क्या लिखूंगा? कैश अकाउंट। उसके आगे क्या जुड़ जाएगा? अकाउंट। ऐसा आपका अकाउंट, और इसको शॉर्टली बेटा हम लोग A/C इस रूप में हम लोग डिनोट करते हैं। तो वर्ड जोड़ देंगे हम कैश अकाउंट। अच्छा, ये पेमेंट रोहन ने किया है तो ठीक है, रोहन्स अकाउंट। मेरे को अपने स्टाफ को सैलरी देनी है तो ठीक है, सैलरी अकाउंट। ओ, रेंट पे करना है तो रेंट अकाउंट। अकाउंट की दुनिया में बताइए सब के आगे क्या जुड़ जा रहा है? वर्ड अकाउंट। जितने भी आपके वर्ड्स आने वाले हैं उन सब के आगे अकाउंट्स की दुनिया में हम लोग वर्ड अकाउंट चिपका देते हैं, और कहते हैं जितने भी अकाउंट्स हैं इसको हम पहले कैटेगराइज करेंगे, इसके टाइप्स को जानेंगे, और उस टाइप्स के बेस पे ये तय होता है कि किसे करना है डेबिट, किसे करना है क्रेडिट। तो हमारा सवाल ये, हम क्या जानने अभी बैठे हैं कि सर ट्रांजैक्शंस होता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि उसके दो साइड आने वाले हैं, उस दो साइड में एक को करना है डेबिट और दूसरे को करना है क्रेडिट। तो सर उस ट्रांजैक्शन में किसे डेबिट करे और किसे क्रेडिट करे, ये हमारा सवाल है। इस सवाल को जानने के लिए उसके प्रोसेस से हमें गुजरना होगा, और उसी में हमने कहा सबसे पहले हमें क्या करना है? टाइप्स ऑफ अकाउंट्स जानना है, अकाउंट्स के कुछ वेराइटीज जानने हैं। तो आइए आप लोग अब हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं, इसका क्लोज रिलेशन है डेबिट क्रेडिट के रूल या डेबिट क्रेडिट को डिटरमाइन करने में। तो इसीलिए पहले हम जान रहे हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। अब ये जो अकाउंट्स के टाइप्स जो लिए गए हैं वो अकाउंट्स के टाइप्स को यानी कैटेगराइज करने में दो अलग अलग अप्रोच है। एक है अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच, जो नॉर्मली हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच ही फॉलो करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक और अप्रोच को जानेंगे, दैट इज योर मॉडर्न अप्रोच।
ट्रेडिशनल अप्रोच अकाउंट्स के टाइप को अगर देखे जाए तो कुछ अलग बांटता है, और उन्हीं अकाउंट्स को मॉडर्न अप्रोच वो कुछ अलग कैटेगराइज करता है। तो जब हम बात टाइप्स ऑफ अकाउंट की करेंगे तो दोनों अप्रोच को जानेंगे। हालांकि हमने कहा कि प्रैक्टिकली और इंपॉर्टेंट तो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच होता है, और सीधा टाइप्स ऑफ अकाउंट कुछ ना बोला तो ये कौन सा अप्रोच को फॉलो कर लेता है, ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो कर लेता है, ठीक है। लेकिन हम जानेंगे दोनों अप्रोच को। तो अभी जो मैं बात करने वाला हूं ये है, लिख लेना बेटा, अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच, अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच। टाइप्स ऑफ अकाउंट को हमने देखने वाले हैं अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच। इस अप्रोच के अंतर्गत कहता है कि हमारा जितना भी अकाउंट्स है वो दो भागों में बट जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट and the next one is called impersonal account. कहता है कि अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट। फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट एंड द नेक्स्ट वन इज इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक, दो भाग में बटा। फिर जब इम्पर्सनल अकाउंट्स को हम जानेंगे तो फर्दर ये फिर दो भागों में बटेगा। एक होता है हमारा रियल अकाउंट और एक होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो हमने पूछा कि भाई बताइए अकाउंट्स कितने प्रकार के होंगे, तो आपका रिप्लाई क्या होगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट। द फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट एंड द नेक्स्ट वन इज इम्पर्सनल अकाउंट। फर्दर impersonal accounts divided in two parts. The first one is real account and the next one is nominal account. तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो अकाउंट सच पूछे तो कितने भागों में बट गया, 1, 2 एंड 3। कि अल्टीमेटली अकाउंट्स तीन भागों में बट गया, पर्सनल अकाउंट, नंबर 2 रियल अकाउंट एंड नंबर 3 नॉमिनल अकाउंट। तो कुछ लोग डायरेक्टली भी कह देते हैं कि पूछा अकाउंट्स कितने प्रकार का, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। द फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट, नेक्स्ट वन इज रियल अकाउंट एंड द थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। बताओ गलत बोल रहा है क्या वो? बिल्कुल ठीक है जी। अगर कोई कहता है कि अकाउंट्स 3 प्रकार के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, वो भी गलत नहीं है। और कोई थोड़ा उसको सिक्वल मेंटेन करते हुए अगर बोलना चाहता है कि नहीं, एट फर्स्ट आपका अकाउंट्स दो तरह का, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। फर्दर इम्पर्सनल अकाउंट डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो बोथ आर करेक्ट। ठीक है, अल्टीमेटली जानना तो हमें इस 3 तरह के वैरायटीज को है, पर्सनल को, रियल को और नॉमिनल को। तो आइए एक एक करके हम चेक करते हैं कि सबसे पहली बात करेंगे हम किसकी, पर्सनल अकाउंट की। ये नोट कर लिया बेटा सबने? नोट करते चलेंगे बेटा। सबसे पहले बात हम शुरू करेंगे वर्ड पर्सनल अकाउंट की। देखिए बहुत कुछ तो देखिएगा, कई बार हम लोग का मीनिंग उसके नाम में ही छुपा होता है। यहां पे बात कर रहे हैं पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल वर्ड ही बना हुआ है पर्सन से। पर्सनल अकाउंट किस वर्ड से बना है? पर्सन से बना है। तो सिंपल इसकी मीनिंग्स को समझिए कि ऐसे कोई भी अकाउंट्स जो पर्सन से रिलेटेड हो,
An account which related to any person is called personal account. An account which related to any person is called personal account. अब आप पर्सन का सेंस क्या समझते हैं? जैसे हम आप पर्सन है, रोहन, मोहन, सोहन, ठीक है, अनीता, सुनीता, दिविता, जो भी है आपका, ये सब हमारे पर्सन है। हाँ जी, हमारा सेंस यही काम करता है। तो उस बेस पे ये जितने भी अकाउंट्स ऐसे होने वाले हैं, ये रोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट, मोहन अकाउंट, आकाश अकाउंट, प्रकाश अकाउंट, विकास अकाउंट, रीटा अकाउंट, सीता अकाउंट, ये जो भी होने वाले हैं, ये सब किस में आने वाले हैं? पर्सनल अकाउंट में। द रीजन बीइंग इट रिलेटेड टू पर्सन। लेकिन अकाउंट्स की दुनिया में पर्सन को वाइड ट्रीट किया गया है। वाइड इन द सेंस कि यदि कोई एसोसिएशन हो, कोई संस्था हो, जैसे लायंस क्लब, जैसे केएसपी क्लासेज, तो कोई संस्था भी अगर आपके है तो वो संस्था को भी रेड क्रॉस सोसाइटी, स्कूल, ऐसा कोई भी संस्था है, कोई कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी, अरविंद पॉलीग्रेड कंपनी, कोई बड़ी बड़ी कंपनियां बनती है, तो वो भी क्या है? वो भी एक पर्सन ही है। कोई बैंक, वो भी पर्सन ही है। पर्सन का मतलब सिर्फ हम आप जैसे नहीं, उसके बाद और गहराई गए तो हम आप जैसे को बोलते हैं इंडिविजुअल पर्सन। बाकी कोई इसमें एसोसिएशन हो, फर्म हो, कंपनी हो, बैंक हो, ये सब कहता है कॉमर्स कि ये सब पर्सन है। और इसलिए यहां पे कहता है पर्सन से रिलेटेड सब अकाउंट को लेना है। तो इसका मतलब कि एन अकाउंट विच रिलेटेड टू एनी पर्सन, एसोसिएशन, फर्म, कंपनी और बैंक आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। हालांकि मैं एक वर्ड लिख के क्लियर कर सकता, एन अकाउंट विच रिलेटेड टू एनी पर्सन, खत्म बात। लेकिन चूंकि अभी आप लोग का बिगिनिंग है, तो पहले हमें यह भी समझना होगा कि हाँ, कॉमर्स अकाउंट्स क्या कहता है? पर्सन वाइडली ट्रीट करता है। पर्सन में शामिल है आपका कोई एसोसिएशन भी, शामिल है उसमें कोई फर्म भी, कोई कंपनी भी, कोई बैंक भी, ये सब पर्सन में शामिल है। और इसीलिए हम अपने डेफिनेशन को थोड़ा वाइडली लिखेंगे, इसमें सब वर्ड यूज करेंगे हम लोग कि इस पर्सन में पर्सन, एसोसिएशन, फर्म, कंपनी, बैंक, ये सब आपका पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। तो आइए एक लाइन लिखेंगे आप लोग। एन अकाउंट which related to any person, comma, association, comma, firm, company, bank, are called personal account. For example, Rohan's account, Sohan's account, रीटा's अकाउंट। देखिए नाम क्या गया, पोस्ट ऑफिस लगा दिया था, इससे क्या मतलब होता है? ये इंग्लिश का डिक्शनरी वर्ड है कि रीता का अकाउंट, सो रोहन का अकाउंट, तो पोस्ट ऑफिस लगा दिया जाता है, नाम अगर है तो उसके आगे। संस्था जैसे केएसपी क्लासेज अकाउंट, कोई कंपनी जैसे सबसे ज़्यादा इस उम्र में बच्चे रिलायंस इंडस्ट्रीज को जानते हैं, अंबानी अपना रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अकाउंट, ये एक कंपनी की बात हो गई। कोई बैंक भी बताइए, वो भी एक पर्सन है, बैंक अकाउंट। तो ये सब अकाउंट बताइए किस कैटेगरी में आने वाले हैं? ये सब पर्सनल अकाउंट।
ठीक है, ठीक। तो ये तो हो गया पर्सनल अकाउंट का मीनिंग। लेकिन पर्सन में देखिए, जैसे हम आपकी सोच तो सर इसी पर्सन तक टिकी हुई थी, यानी रोहन, सोहन, मोहन, रीता, सर यही पर्सन है, लेकिन हमने कहा वाइडली ट्रेड करता है, और उसी बेस पर इन्होंने पर्सनल अकाउंट को भी जरा 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि आइए जरा, जब हम बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा पर्सनल को डिटेल जानेंगे। वैसे तो हमारे लिए इतना काफ़ी है जानना कि पर्सनल अकाउंट, एन अकाउंट विच रिलेटेड टू एनी पर्सन, एसोसिएशन, फर्म, कंपनी और बैंक आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। और इस तरह के जो भी अकाउंट्स होंगे उसको हम लोग किस कैटेगरी में डालने वाले हैं? पर्सनल अकाउंट में। लेकिन थोड़ा और अगर डिटेल हम जानना चाहें तो फर्दर इस पर्सनल अकाउंट को भी हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं, लिख लीजिएगा। टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। कहता है ये पर्सनल अकाउंट भी 3 कैटेगरी में आपका बढ़ सकता है। पहला कहता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, और दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। हाँ, एक और थर्ड वर्ड है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब देखिए, हमने तो पर्सनल अकाउंट में बड़ा वाइडली कवर कर लिया, रोहन, सोहन, मोहन, रीटा वो भी पर्सनल अकाउंट है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, केएसपी ग्लास ये भी पर्सनल अकाउंट है, बैंक भी पर्सनल अकाउंट है। इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं। तो कहा कि आइए जरा उसको भी आपस में कैटेगराइज करें। किसमें से देखिए, सबसे पहले नेचुरल और आर्टिफिशियल में कंपेयर कीजिए कि नेचुरल वर्ड, ये आप लोग नोन वर्ड है कि नेचुरल का मतलब क्या लेते हैं हम लोग। बड़ा सिंपल से बात करें, जिसको ऊपर वाले ने बनाया, जिसको ऊपर वाले ने बनाया वो नेचुरल है, और जिसको नीचे वाले ने बनाया वो आर्टिफिशियल है। जैसे देखिएगा कि शादी ब्याह में सजावट के लिए हम किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं फूल वूल लगाने के लिए, तो देखो बोलेगा देखो ये आर्टिफिशियल फूल मत लगाना, एकदम जो नेचुरल वाला फूल है वो लगाना। इसका मतलब क्या है कि जो रियल में पेड़ से जो आपका फूल तोड़ोगे वो नेचुरल फूल है, और आर्टिफिशियल लगाएंगे इसका मतलब प्लास्टिक का, जिसको नीचे वाले ने फैक्ट्री में बन के आया है हमारा। तो व्हाट इट मीन्स कि जिसको ऊपर वाले ने बनाया वो नेचुरल, और जिसको नीचे वाले ने बनाया वो आर्टिफिशियल। एम आई राइट और नॉट? बताइए, समझ आ रहा है इस बात का? तो देखिए, जो हमारा लिस्ट था कि पर्सनल अकाउंट में बहुत सारी बातें आ गई, उसमें ध्यान रखना है कि ऐसा पर्सन जिसको ऊपर वाले ने बनाया वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, लेकिन ऐसा कोई पर्सन तो वाइड वर्ड में ट्रीट हुआ है, जिसको नीचे वाले ने बनाया वो हमारा आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे देखिए, इनको जानते हैं आप लोग? अच्छा, बड़ा फेमस चेहरा है इंडिया के, अभी अपने बिटवा का शादी किए थे, मतलब सब इसी सोच में पड़े हुए थे कि इतना, किसी घर तो छोड़िए, शहर छोड़िए, किसी स्टेट का मतलब अगर दे दे तो वो स्टेट का भला हो जाए, जितना इन्होंने केवल अपने बेटा का 5000 करोड़ इन्होंने अपने बेटे की शादी में खर्च कर दिया था। खैर भाई, अब क्या करें भाई, अब कहा जाता है कि उनका तो महीना दिन का भी आमदनी नहीं है वगैरह वगैरह, ऐसी सी कोई बात। खैर, हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। अब बताइए, इस पर्सन का नाम क्या है? कौन कौन जानता है इसको? बोलो, हाथ उठाओ, कौन कौन जानता है?
चले इतना लोग जानते हैं, इसका मतलब है न्यूज सुनते हैं आप लोग। क्या नाम है इनका? मुकेश अंबानी। अब आइए हम अपने अकाउंट की दुनिया में हैं। अगर मुकेश अंबानी को अकाउंट वाइज बात किया जाए तो सबसे पहले हमारे पास 3 ऑप्शन है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अभी रियल नॉमिनल के बारे में जानना बाकी है, लेकिन पर्सनल को तो हम जान चुके हैं। कैन अकाउंट विच रिलेटेड टू एनी पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। तो बताइए अनिल अंबानी जी को किस अकाउंट में रखा जाएगा? पर्सनल अकाउंट में। पहला तो ये तय हो गया, लेकिन फिर पर्सनल में भी हमने बाइफरगेट किया कि हमारे पास 3 कैटेगरी है। तो बताइए मुकेश अंबानी जी को ऊपर वाले ने बनाया या नीचे वाले ने बनाया? हाँ जी, ठीक है। कुछ बच्चे कमाल के होते हैं, जब ऐसा डिस्कशन करते हैं, सर वैसे तो इनको भेजे ऊपर वाले हैं, लेकिन इतना पैसा वाला तो नीचे वाला ही बनाया है इनको, वो अलग मैटर है, बनाया तो इसको ऊपर वाले नहीं है। तो इसीलिए बताइए बेटा ये कौन सा अकाउंट है? ये है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। लेकिन इन्हीं की बनाई गई एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। वर्ड रिलायंस है तो आप लोग वाकिफ होंगे, रिलायंस की भी कई कंपनीज हैं। उसे में सियाराम कपड़ा वगैरह का नाम सुना हुआ है आप लोगों ने? वो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का ही है आपका। तो ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड बताओ ये भी एक पर्सन है या नहीं है? अभी हमने एग्जांपल में रखा था कि किस बेस पे कि ये कंपनी है, लेकिन बताओ क्या ये ऐसी पर्सन है जिसको ऊपर वाले ने बनाया है? नो, ये ऐसा पर्सन है जिसको नीचे वाले ने स्टेबल किया है, नीचे वाले ने बनाया है। और इसलिए बताइए अगर हम इसकी बात करें तो ये कौन सा पर्सनल अकाउंट? आवाज नहीं आई सबकी? वेरी गुड, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो बताइए फर्क समझ पा रहे हैं आप लोग? तो नेचुरल पर्सन जिस जो ऊपर वाले ने बनाया वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, और जिसको नीचे वाले ने बनाया वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। फिर इसी तरह आइए आगे बढ़िए, इनको भी पहचानते होंगे। हाँ जी, बहुत फेमस चेहरा है और आप लोग के बीच तो जरूर होंगे, लास्ट क्लास इन्हीं की करके आए आप लोग। आवर ऑनरेबल केएसपी सर। अब आइए अकाउंट की दुनिया में अगर इनको देखें, बताइए कौन से अकाउंट में आएंगे ये? एट फर्स्ट पर्सनल अकाउंट। एट फर्स्ट आपको बोलना है पर्सनल अकाउंट क्योंकि पर्सन से रिलेटेड है। फिर आपको जब गहराई में घुसेंगे तो सर कौन सा पर्सनल अकाउंट? तो ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट। लेकिन इन्हीं के द्वारा बनाई गई एक संस्था है। कौन सी संस्था? केएसपी कॉमर्स क्लासेस। बताइए ये भी तो एक पर्सन है। हाँ जी, संस्था को भी हम पर्सन में लेते हैं, लेकिन बताइए ये कौन सा पर्सनल अकाउंट? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो बताइए सबसे पहले तो हमें यह ध्यान में रखना है कि केएसपी कॉमर्स क्लासेज भी एक पर्सन ही है। वाइड वर्ड होता है हमारा पर्सन के डेफिनेशन में। हाँ, फिर उसको बाइफरगेट किया तो जिसको ऊपर वाले ने बनाया उसको नेचुरल पर्सन, और जिसको नीचे वाले ने बनाया वो आर्टिफिशियल पर्सन। आगे बढ़े, ये आईसीआईसीआई बैंक, पहले बताइए क्या ये भी पर्सनल अकाउंट में आएगा? ठीक है, ये भी पर्सनल अकाउंट में, बैंक वर्ड भी हमने लिखा था। तो बताओ ना अपने हिसाब से कौन सा होना चाहिए, नेचुरल या आर्टिफिशियल? वेरी गुड बेटा, ये भी आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होना चाहिए। बताइए इज दैट क्लियर कि पहले तो पर्सनल अकाउंट का एरिया क्लियर है कि सिर्फ हम आप तक सीमित नहीं है, पर्सन वर्ड वाइडली ट्रीट किया गया अंडर अकाउंट। फिर उसके बाद भी थोड़ा बाइफरगेशन किया कि हाँ जो हमारे सोच है पर्सन के रिस्पेक्ट में वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, लेकिन ऐसे पर्सन जिसको नीचे वाले ने बनाया, चाहे वो कोई फर्म हो, कोई संस्था हो, कोई कंपनी हो, कोई बैंक हो, वो सब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। ठीक, अब थर्ड वन था हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। देखिए इस पे अभी डिस्कशन हम अभी इसको अब चूंकि क्या करें, पढ़ाना है तो सर टाइप्स तो पूरे कवर करने पड़ेंगे, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा अकाउंट में भी और मैच्योर्ड होना पड़ेगा आपको। बस अभी इतना समझिए कि कई हमारे अकाउंट्स ऐसे होते हैं जो किसी पर्सन को ही रिप्रेजेंट करते हैं, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं कि मैं जाऊं या मेरे बिहाफ पे कोई और जाए। तो बताइए मेरे बिहाफ पे जो जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव। हम क्या बोलते हैं उसको? रिप्रेजेंटेटिव। जैसे देखिए फीस आपको मुझे पे करनी है, लेकिन काउंटर पे वहां पे बताइए
मेरा स्टाफ राहुल बैठा हुआ है, वो आपसे फीस मांगता है, तो बताइए आप कह सकते हैं तुम कौन होते हो फीस मांगने वाले? हम तो आनंद सर से पढ़ने वाले हैं, हम तो केएसपी सर से पढ़ने वाले हैं, वो मांगे फीस? तो बताइए वो बोलेगा ना कि हमें उन्होंने ही बैठाया है, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ केएसपी क्लासेस, वो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपका। तो ऐसे कई पर्सन होंगे जो डायरेक्टली वर्ड नहीं यूज होगा पर्सन, उसके बिहाफ में कोई वर्ड आने वाला है, तो उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करने वाले हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसके बारे में अभी एग्जांपल तो एक दो हम यहाँ पे मेंशन करवाएंगे आपको, लेकिन इसके बारे में हम डिटेल्स अभी, चूंकि अकाउंट्स में अभी बहुत ही मैच्योर है, अभी बिगनिंग है, इसलिए समझ के चलना ये पार्ट 2 भी डिस्कस्ड है, थोड़ा डिस्कशन हम इसका रोकेंगे, लेकिन हाँ मेंशन जरूर करवाएंगे। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, अब सैलरी बकाया किसी पर्सन का ही होता है, तो ये वर्ड कहीं ना कहीं किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करने वाला है, आगे हम लोग सीखने वाले हैं। या इसी तरह का एक वर्ड आएगा जैसे प्रीपेड रेंट, एडवांस में हमने रेंट पे कर दिया, तो किसी पर्सन को ही किया गया है ये। तो ये सब अकाउंट्स अगर आते हैं तो ये भी पर्सनल अकाउंट में होते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मैं फिर कह रहा हूं, इसका डिस्कशन अभी मैं रोक रहा हूं, क्योंकि अभी तो आप आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं, अभी तो सैलरी को समझना है, फिर उसके अगला स्टेप होता है आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो इसीलिए अभी सिर्फ नाम मेंशन कर लेंगे हम, इसका डिस्कशन तब थोड़ा अकाउंट में आप मैच्योर हो जाइएगा, तो फिर हम लोग इस पे आने वाले हैं। ठीक है जी, तो आइए देखिए। तो हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ अकाउंट में 3 वैरायटी रखे, यहाँ पे चले तो उसी एग्जाम्पल को जरा बाइफरगेट कर दें। तो बताइए नेचुरल पर्सनल अकाउंट में हम एग्जाम्पल जो लेंगे, आपके जो ये लिस्ट में एग्जाम्पल है, मैं वही सब कुछ इसको बाइफरगेट करके दिखाता हूँ। बताइए यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं? रोहन्स अकाउंट, जो सोहन्स अकाउंट है आपका, केएसपी सर अकाउंट, ये सब बताइए, रीटा अकाउंट, अनिल्स अकाउंट, या सॉरी मुकेश थे ना, तो चलो मुकेश को लिख लो। ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब क्या है? नेचुरल पर्सन है। लेकिन वही बेटा, जब हम आर्टिफिशियल पर्सन की बात करेंगे, इसके कुछ एग्जांपल मेंशन करें तो हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अकाउंट कंपनी हो गया, केएसपी क्लासेस अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये सब आर्टिफिशियल। रिप्रेजेंटेटिव का चूंकि हमने कहा चार्ट कंप्लीट करना होता है, इस पे हम फिर डिस्कशन करेंगे। अभी आप मेंशन कर लीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, प्रीपेड रेंट अकाउंट। कोई स्पेलिंग ना समझ में आ तो पूछिएगा बेटा। आउटस्टैंडिंग क्लियर समझ आ रहा है? सैलरी अकाउंट, कोई वर्ड अगर ना समझ में आए, अभी आप सभी वर्ड से अभी नए नए जुड़ रहे हैं, तो बेहिचक आप पूछेंगे, स्पेलिंग पूछ सकते हैं, बिल्कुल मत शर्माइएगा। हम इंग्लिश मीडियम है कैसे पूछे सर, ऐसी कोई बात नहीं है, वर्ड नहीं आया आपके लिए। तो बताइए पर्सनल अकाउंट समझ आया? तो टाइप्स ऑफ अकाउंट में हमें मेन अभी 3 टाइप्स को जानना है। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट, और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। तो पहला टाइप्स हमारा कंप्लीट होता है। ठीक, अब आइए दूसरे टाइप्स की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हो गया नोटिंग बेटा? चलिए आइए नंबर 2,
दैट इज योर रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट कहता है कि जैसे पर्सनल अकाउंट का पर्सन से रिलेटेड सब पर्सनल में चला गया, तो उसी तरह से कहता है कि रियल अकाउंट के रिस्पेक्ट में कि ऐसे कोई भी अकाउंट जो असेट से संबंधित हो, संपत्ति, हाँ जी समझते हैं आपका एसेट संपत्ति, अपना बिल्डिंग, अपना जमीन, हमारे घर के फर्नीचर, ये सब क्या, ये कंप्यूटर, ये मेरा एसी, ये मेरा पंखा, ये मेरा प्रोजेक्टर, ये सब मेरी संपत्ति है, एसेट्स है। कैश सबसे बड़ी संपत्ति होती है, उससे कोई भी संपत्ति ली जा सकती है। तो कहता है ऐसे जो भी हमारे, इट इज नॉट पर्सन। बताइए कंप्यूटर पर्सन है क्या? नहीं। तो बताए कंप्यूटर अकाउंट भी आने वाला है, फर्नीचर अकाउंट भी आने वाला है, बिल्डिंग अकाउंट भी आना, हमने कहा ना जो भी वर्ड आएगा उसके आगे अकाउंट जुड़ जाएगा। तो ये सब किससे रिलेटेड हो गया? ये सब एसेट से रिलेटेड हो गया, ये सब आपका संपत्ति हो गया। तो इसलिए कहता है संपत्ति से संबंधित, एसेट से संबंधित जो भी अकाउंट्स होंगे वो सब कौन सा अकाउंट होगा? रियल अकाउंट होगा। तो एक लाइन लिखेंगे आप लोग, एन अकाउंट विच रिलेटेड टू एनी एसेट्स। इंपॉर्टेंट वर्ड इसमें आ गया एसेट्स। उसमें इंपॉर्टेंट वर्ड एक था पर्सन, इसमें कौन सा वर्ड हो गया? एसेट्स। इज कॉल्ड रियल अकाउंट। ठीक है। संपत्ति से संबंधित कोई भी आपका अकाउंट्स है, संपत्ति को बताइए, सेंस वाइज समझ रहे हैं? देखिए सिंपली कहते हैं कि हमारे बिजनेस में कोई भी चीज है, सामान जिसका वैल्यू है, इकोनॉमिकल वैल्यू, वर्थ है, तो वो मूल्यवान चीज कोई भी वस्तु है हमारा, वो सब संपत्ति होता है। एक लाइन नोट में लिख भी लीजिएगा कि यहां पे नोट, मीनिंग ऑफ एसेट्स, मीनिंग ऑफ एसेट्स। हालांकि इतना ही बताना काफी है एसेट्स से संबंधित, लेकिन एसेट्स के रिस्पेक्ट में लिख लीजिएगा, एंड एसेट्स इज एनीथिंग, कुछ भी, दैट हैज करेंट और फ्यूचर, current or future economic value, economic value to a business। हम जो भी बात करते हैं बिजनेस एसोसिएशन के रिस्पेक्ट में, कॉमर्स का दुनिया ही वही है, बिजनेस। ये एक अलग से हमने एसेट्स को समझाने के लिए हमने डाल दिया आपका। तो ठीक है, सिंपल हमने बताया एसेट से संबंधित कोई भी अकाउंट होगा वो कौन सा अकाउंट होगा? रियल अकाउंट। एसेट्स क्या है? तो वैसे तो आप समझते हैं ये हमारा जो भी वैल्यूएबल थिंग्स है वो सब हमारे एसेट्स हैं। उसी बात को हमने यहाँ पे 2 लाइन में लिख दिया कि बिजनेस का कोई भी वैल्यूएबल थिंग्स, वैल्यूएबल का मतलब कि या तो अभी वैल्यू रखता हो या ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में वैल्यू होगा इसका। तो करंट और फ्यूचर वैल्यू, वैल्यू मतलब इकोनॉमिक, पैसों में रिलेटेड होना चाहिए, तो वो सब हमारे लिए एसेट्स है। ठीक। और कहते हैं इससे रिलेटेड जो भी अकाउंट्स होंगे वो सब हमारे रियल अकाउंट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, हटा दे, लिख लिया, देखो जल्दी। आइए अब एग्जाम्पल पे अपने बिजनेस के रिस्पेक्ट में, मान लो हमारे केएसपी क्लासेस, इसी में हम वैल्यूएबल थिंग्स ढूंढेंगे हम लोग। हटाए, देखो फॉर एग्जाम्पल लिखो, जैसे सबसे पहले तो हमारी बिल्डिंग,
ये हमारा रियल अकाउंट होगा। हमारे फर्नीचर, ठीक, हमारे कोई मशीनरी है, सबसे बड़ी संपत्ति कैश, इसके अलावा और भी कुछ संपत्ति जिससे थोड़ा जान पहचान बाकी है, गुडविल अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, कॉपीराइट अकाउंट, एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसमें मेरे ख्याल में सर बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, कैश, ये तो समझ रहे हैं। गुडविल अकाउंट ये क्या है सर? पेटेंट, कोई ऐसा बच्चा भी है जो बिल्डिंग नहीं जानता हो? हाँ जी, सब बच्चे बिल्डिंग तो समझते हैं, फर्नीचर समझते हैं, मशीनरी में समझते हैं आप लोग। जो भी वर्ड नया होगा, कैश तो सब समझता होगा। ठीक, नहीं भी समझ में आया तो पापा से कैश मांग के हमको पे करना बेटा, खुद दिख जाएगा वो कैश क्या होता है। ठीक, नए वर्ड आपके लिए मैं कह सकता हूं, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। ये कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो एसेट्स तो है, दिखता नहीं है ये। जैसे सिंपली मैं गुडविल को एग्जांपल वाइज समझाना चाहता हूं कि मान लीजिए कि इस मोहल्ले में एक ज्वेलरी शॉप का बिजनेस है। नाम बताऊंगा तो एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी उनके, और एडवर्टाइजमेंट करने के लिए उन्होंने मेरे को पैसे नहीं दिए हैं, चलो फिर भी बता देते हैं। कोई माखन सोनार करके ऐसा कोई है, कई बच्चे को तो एड्रेस लोकेट करता हूँ, माखन सोनार वाली गली देख रहे हैं ना, उस गली में आ जाइएगा। मतलब एक ज्वेलरी शॉप पैसा जो यहाँ पे पूरा सोने चांदी का, देखना अगल बगल कई दुकान खुलवा दिया, लाइन लगी रहती है यहाँ कस्टमर की। बाकी वाले दुकानदार देखते रहते हैं, कोई उसमें से छूटा फटा मिल जाए तो अलग बात है, अदरवाइज पता नहीं क्यों सारे भीड़। विश्वास है उनका, उन्होंने अपना विश्वास बनाया है कस्टमर की नजर में, तो लाइन लगी रहती है। अब मान लीजिए कि उनका, जिनका वो शॉप के ऑनर जो है, उनका कुछ प्लानिंग चेंज हुआ, उन्होंने सोचा कि नहीं चलो यहाँ पे अब छोड़ो, बड़ा शोरूम खोलेंगे, बाहर जाएंगे, कोलकाता जाएंगे और वहाँ बिजनेस करेंगे। वो अपने इस बिजनेस को सेल आउट कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने बोला कि हाँ हम अपने बिजनेस को बेच रहे हैं, कई खरीदार आ गए, हाँ हम खरीदने को तैयार हैं। अब ठीक है, कई खरीदार आए तो उन्होंने डील किया, तो उसमें कहा कि चलिए हमारे बिजनेस के जितने भी एसेट्स है उसका वैल्यू जोड़ा जाए सबका। तो हम आपके दुकान में इतना ज्वेलरी, इतना स्टॉक है, इसमें कुछ इतना फर्नीचर में आपका लगा हुआ है पैसा, इसमें और भी कुछ ये तराजू वगैरह, जो भी एक एक आइटम्स का अमाउंट जोड़ लिया गया। और मान लीजिए उसका सारे का वैल्यू निकला 25 लाख, 25 लाख का उसमें जितना भी है वो सारा चीज का एसेट्स का वैल्यू है, चाहे उसमें ज्वेलरी हो, उसमें फर्नीचर हो, जो जो चीजें सारी चीज का जोड़ लिया गया। यानी 25 लाख रुपए हमें देना है उनको। उन्होंने कहा नहीं रुकिए, जोड़ा तो गया, और ये जोड़ भी रहे उनके ऑनर, उसका जो परचेजर है, बायर है, वो सेटिस्फाइड भी है, चलो ठीक है आप जो भी वैल्यू बता रहे हैं हम मान रहे हैं। सबका वैल्यू निकल गया है 25 लाख। अब वो कह रहे हैं कि ठीक है हम अपने इस बिजनेस को 30 लाख में बेचेंगे। मैं कहा दो गई भाई, एक एक सामान का तो दाम आपने जोड़ लिया, खुद ही बताया आपने, हम उस रेट को, हम उस प्राइस को हम एग्री करते हैं। तो सब चीज का वैल्यू जुड़ गया और उसका वैल्यू 25 लाख रुपया है, फिर 30 किस बात का? अब कहा भाई दुकान मेरी है, मेरी मर्जी, हम 30 लाख रुपया लेंगे, लेना है तो लीजिए। और खरीदार उसके बावजूद खरीदने को तैयार भी है, ठीक है दिया 30 लाख, दे दो ये दुकान मुझे। वाई, जबकि एक एक चीज जो दिख रहा था सबका वैल्यू जोड़ दिया गया। सोचिए वो बायर के माइंड में क्या चल रहा होगा, चली चलाई दुकान मिल जाएगी मुझे, कस्टमर की लाइन लगी रहती है यहाँ। अगर ऐसा ही बिजनेस हम नया खोलेंगे तो मक्खी मारेंगे बहुत दिन बैठ के, कोई कस्टमर पूछने नहीं आएगा, सालों लग जाएंगे अपनी इमेज बनाने में,
लेकिन इनकी तो इमेज पहले से बनी हुई है। तो बताइए आज से ही कमाना शुरू कर देंगे? नहीं, वो 5 लाख मेकअप हो जाएगा। तो इसीलिए हम 30 लाख देने को तैयार है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने उस बिल्डिंग के लिए, उस फर्नीचर के लिए, उस स्टॉक के लिए, एक एक चीज के लिए तो 25 लाख दिया। 5 लाख जो एक्स्ट्रा दिया वो किसके लिए? उस बिजनेस के रेपुटेशन के लिए, उसका जो इमेज है, उस इमेज के लिए आपने 5 लाख रुपए की कीमत चुकाई है। और वही क्या क्या कहलाता है? गुडविल कहलाता है, कि उस बिजनेस की गुडविल बनी हुई है। तो गुडविल के लिए आपने, अब सब दुकान खुल जाने से गुडविल नहीं बन जाता, गुडविल कस्टमर का भरोसा जितना पड़ता है। तो गुडविल के लिए बताइए 5 लाख की कीमत चुकाई गई या नहीं? व्हाट इट मीन्स कि गुडविल भी एक हमारा एसेट्स है। हालांकि अलग बात है, वो दिखता नहीं है। ठीक इसी तरह एक वर्ड होता है पेटेंट। आप लोग देखते होंगे कि डे बाय डे नए नए बाइक आते हैं, बाइक का मॉडल चेंज होता है, कार नए नए फोर्स आपके डे बाय डे पता चलता है। साल 2 साल में फिर वो उस कंपनी में इनोवा ने एक नई कार लॉन्च कर दी, टाटा कंपनी ने एक नई कार लॉन्च कर दी, और डिजाइन वगैरह सब कुछ चेंज होता है आपका। बाइक का देखिएगा, आजकल तो गजब गजब बाइक हो गया है। पहले बाइक में देखता था ऐसे रहता था, यहां बैठो यहां बैठो, एक और को बैठाना है तो हालांकि ट्रिपल लोडिंग अलाउ नहीं है, लेकिन आजकल बाइक कमाल हो गया, ऐसा दिखता है बाइक, मतलब यूं बेचारा टेढ़ा होकर बैठता है, तब झुका ही रहता है। व्हाटएवर जो भी है, बताइए ये क्या है? ये डिजाइन है। तो सोचिए कि उस कंपनी ने डिजाइन के सपने में आ गए होंगे उसके, कि इस मॉडल का बाइक बनाया जाए, इस मॉडल की कार बनाई जाए, यहां उबड़ा हुआ, यहां पिचका हुआ, यहां पे आगे ऐसे निकला हुआ। नो, कई एक इंजीनियर लगे रहते हैं जो इसकी पढ़ाई करते हैं प्रोफेशनली, और वो बैठ के वो ब्लूप्रिंट तैयार करते पेज पे, सालों मेहनत करके वो एक डिजाइन क्रिएट करते हैं कि हाँ ऐसी कार होनी चाहिए जिसमें यहाँ पे आपका कुछ यूं ऐसा हो, ऐसा यहाँ फुला हुआ हो, यहाँ जो भी पचका हुआ हो। बहुत सुंदर ब्लूप्रिंट जिसको बोलते तैयार करते हैं, और उसको पहले सरकार के पास ले जाते हैं कि जैसे मैंने उसकी पढ़ाई की तो मैंने एक डिजाइन क्रिएट किया, और डिजाइन क्रिएट करने के बाद मैं सरकार के पास जाता हूं कि देखिए ये मेरे द्वारा बनाई गई डिजाइन है, इस बात को आप रजिस्टर्ड कर दीजिए। गवर्नमेंट का ऑथोराइज्ड बॉडी होता है, वो आपके नाम से इस कार की डिजाइन को ऑथोराइज करेगा, जिसको बोलते हैं पेटेंट करवाना। अब पेटेंट करवाने के बाद अब वो इंजीनियर क्या करता है, किसी कंपनी को अप्रोच करता है कि देखिए हमने एक कार डिजाइन किया है, ये मॉडल है, पूरा अपना दिखाता है, अगर पसंद है तो आप इसको ले सकते हैं। कंपनी के मैनेजर को जो भी हो, उसका ऑथोराइज बॉडी जो भी हो, उसको पसंद आ गया, उसने कहा ओके डन, मैं ये ले लूंगा। अब लेके क्या गया है वो? एक पेज, जिस पेज पे उसने कार की डिजाइन बना रखी है। वो बोला कि ठीक है, मैं पसंद है। उसने बोला ठीक है, 20 लाख रुपए कीमत है इसकी, मैं अपने इस डिजाइन को 20 लाख रुपए में बेचूंगा। अब बताइए, एक पेज पे बेचारा डिजाइन बना के ले गया है, कंपनी वाला भी अब कहता है कि धीरे से उसका फोटो खींच लिया। अब बोलता है नहीं नहीं नहीं, ले जाइए जाइए, इतना हम पैसा नहीं देंगे, 1000-2000 बोलते तो हम दे देते, एक फोटो का हम काहे के लिए, और धीरे से फोटो खींच लिया। कहा ठीक है, वो लेके जा रहा है। बताइए वो फोटो खींचा है, डिजाइन तो उसके पास मिल गया, अब उसी डिजाइन से वो कार बना देगा क्या? नो, इसमें उस पर्सन की उनको परमिशन चाहिए, अथॉरिटी चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने इसका पेटेंट करवा दिया, वो पेटेंट उसका असेट्स बन चुका है। ऐसा नहीं है कि डिजाइन देख लिया और डिजाइन के बेस पे हम बना देंगे, खरीदना पड़ेगा, उसका परमिशन लेना पड़ेगा। तो इसीलिए एक पेज की कीमत भी 20 लाख रुपए कंपनी को चुकानी पड़ती है। ओके, ये डिजाइन मेरा हुआ, अब कोई और कंपनी इस डिजाइन को नहीं बना सकती, हमने आपसे ये डिजाइन खरीद लिया। तो बताइए, अगर वैल्यू देखे तो वो एक सीधा सिंपल पेज, लेकिन पेज की कीमत बताइए 20 लाख रुपए। तो बताइए वो कीमत कहां से आ रही है? पेटेंट, जो दिख नहीं रहा, दिख तो सिर्फ एक पेज रहा है आपको। आप कहेगा सर ऐसा पेज तो मुश्किल से 5-10 रुपया बहुत हो गया, लेकिन उसमें जो डिजाइन है, उसको जिस पेटेंट कराया है, वो उसका असेट्स है, और वो दिख नहीं रहा, उसका वैल्यू लग रहा है वहां पे। तो बताइए पेटेंट भी क्या हुआ हमारा?
ये हमारा ऐसा एसेट्स जो दिख नहीं रहा, इंटैंजिबल एसेट्स। कॉपीराइट, जैसे देखिए आप लोग बुक परचेज कर लिए बेटा, ऐसा बुक हमने बोला था अकाउंट्स का सबको ले लेना है। किसके किसके पास बुक आ गया, हैंड रेज करो। चलिए अच्छी बात है, मेजोरिटी के पास बुक है। बाकी भी कुछ बच्चे बचे हुए जल्दी से बुक ले लेना। केएसपी क्लासेस के लिए बुक आती है और चलती नहीं यहाँ पे, इसलिए अगर ना भी मिले तो 1-2 दिन का ऑर्डर लेते हैं वो कि ठीक है मंगवा देंगे, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में मंगवाते हैं। तो सभी बच्चे बेटा ये बुक जरूर ले लीजिएगा। अब इस बुक पे देखना कि इस बुक पे ऑथर है डीके गोयल, मेन ऑथर है इनके, उसके सपोर्टिंग आपके ऑथर के भी नाम लिखे रहते हैं। और नीचे देखना अविचल पब्लिशिंग कंपनी, इसका मतलब यह है कि इस बुक को लिखा किसने, तो लिखा है डीके गोयल ने या उनके और सपोर्टिंग आपके कुछ ऑथर है, को ऑथर। लिखा इसको डीके गोयल ने, बैठ के मेहनत की होगी, अकाउंट के जानकार होंगे, उन्होंने इसको पूरी लिखी होगी। अब लिखने के बाद इसको छाप कौन रहा है, प्रिंट कौन कर रहा है इसका, तो इसके पब्लिशर प्रिंट कर रहे हैं। ऑथर का काम है सिर्फ बुक को लिख देना, बाकी सारा मैनेज इसके क्या कर रहे हैं, ये अविचल पब्लिशिंग कंपनी, वो इसको छाप रहे हैं। मेरी भी कुछ बुक्स निकलती है, अभी देखेंगे सीए फाउंडेशंस की बुक जैसे यहां पे अवेलेबल है, उसका ऑथर मैं हूं, केएसपी सर इकोनॉमिक्स लिखा है, मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग लॉ की, मैं फाइनल की भी लॉ की बुक लिखता हूं, उस पे मेरा नाम आपको दिखेगा। यानी टाइपिस्ट, प्रिंटिंग फॉर्म, उससे रिलेटेड सारे मैनेजमेंट मेरे पास है, यहां से लेकर दिल्ली तक में वो सारे मैनेजमेंट है। तो मेरे दिमाग में ये आया कि 11th के लिए ये अकाउंट्स का बुक अप्रोप्रिएट है, तो क्यों ना मेरे पास टाइपिस्ट बैठा ही हुआ है, ये पकड़ो, ये एक एक लाइन इसका टाइपिंग कर लो अपने कंप्यूटर में, और टाइप करके उस पर क्या करना, मेरा नाम चिपका देना, सी आनंद मोहन, और प्रिंट करके निकालो, हम अपने बच्चों में देंगे। ये क्या मैं ये कर सकता हूं? फिजिकली तो पॉसिबल है कि हाँ भाई टाइपिस्ट को दिया, एक एक चीज देख के वो टाइप करके निकाल देगा हमारा, लेकिन मैं इसको अपने नाम से लीगली नहीं ला सकता। द रीजन बीइंग कि डीके गोयल जी ने पहले इस बुक को लिखा और लिखने के बाद फिर वो गवर्नमेंट के पास गए और अपनी लिखी हुई किताब को पहले उन्होंने रजिस्टर्ड कराया कि इस लिखी हुई किताब पे अधिकार सिर्फ मेरा होगा, मैं जिसे चाहूंगा उसे दे पाऊंगा, जिसे चाहूंगा उसे बेच पाऊंगा। उसी को बोलते हैं क्या, कॉपीराइट। और उन्होंने इसको प्रिंट करने का राइट दिया किसको, ये अविचल पब्लिकेशन को, कि जाओ तुम मेरा बुक छाप सकते हो। और पता है पर बुक जितनी बुक बिकती है, पब्लिशर उनका काम बस एक बार लिख दिया था, खत्म बात, बाकी सारा खर्चा पब्लिशर का होता है, पेज जो प्रिंटिंग है, मार्केटिंग कराना, पब्लिशिंग कराना, सब उनका। लेकिन फिर भी जितनी बुक बिकती है, पर बुक एक सर्टेन अमाउंट डीके गोयल जी को पे किया जाता है बाय द पब्लिशर, जिसको हम लोग रॉयल्टी बोलते हैं। क्यों पे कर रहा है, क्योंकि उन्होंने इस बुक का कॉपीराइट करा रखा है। चाह कर भी पब्लिशर अपने नाम से यूं ही छाप नहीं सकता, उनका नाम से ही छापना पड़ेगा उसको, और उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो बताइए डीके गोयल जी के लिए इस बुक का कॉपीराइट कराना कहीं ना कहीं एसेट्स है या नहीं है? और वो एसेट्स क्या है, इंटैंजिबल एसेट्स है। तो अगर हम लोग एसेट्स की भी बात करें तो ठीक है जी, एसेट्स से जितने भी रिलेटेड अकाउंट्स हैं वो सब रियल अकाउंट में आते हैं। लेकिन बताइए इस एसेट्स को भी देखें तो कहीं ना कहीं एसेट्स मेरा 2 भाग में बट गया। देखो तो एसेट्स को भी अगर हम देखें तो हम बात कर सकते हैं टाइप्स ऑफ एसेट्स, कि हमारा एसेट्स भी 2 भागों में बट जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसेट्स। The first one is tangible assets, and the next one is intangible assets.
The first one is tangible assets and next one is intangible asset. Tangible assets का मतलब क्या हुआ कि an assets which has a physical form, जिसका फिजिकल स्वरूप हो, जिसको देखा जा सके, जिसको छुआ जा सके, कोर्स में लिख लीजिएगा, दैट इज वी कैन दैट इज इट कैन बी सीन एंड टच. इसको क्या बोलते हैं, सबको पता है ना इसको क्या बोलते हैं? हाँ जी, सबका क्लियर है ये? I.E का मतलब उसको दैट इज बोलते हैं. कॉमा इज कॉल्ड tangible assets. T कैपिटल में रखो, assets. It can be seen and touched. ये ऐसा एसेट्स है जिसको छुआ, जैसे हमारा जो आप रियल में एसेट समझते हो वो इसी में आता है, लेकिन ऐसा एसेट लिखिए एन एसेट्स which have no physical form, जिसका कोई फिजिकल फॉर्म ना हो, that is it can not be seen or touched. Is called intangible assets. बताइए, ठीक है? जैसे देखिए, जैसे देखो, ये अपनी केएसपी क्लासेस की बिल्डिंग, बताइए ये हमारी एसेट्स है या नहीं है? बताओ कौन सी एसेट, टांजिबल या इनटांजिबल? वेरी गुड, देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, दैट इज टांजिबल एसेट्स. ये देखो, ये हमारा ऑफिस, ऑफिस में क्या दिख रहा है? फर्नीचर, चेयर है, टेबल है, पीछे अलमीरा है, तो ये सब क्या है हमारा? फर्नीचर. तो बताइए इट कैन बी सीन और नॉट? सीन है, तो बताओ कौन सा एसेट्स? टैंजिबल एसेट्स. फिर इसी तरह देखिए, ये हमारे केएसपी सर की कार, बताइए टैंजिबल या इनटैंजिबल? सबसे पहले बताइए, ये पहचान में आ रहा ना कि ये सब एसेट्स है, और एसेट्स है, बताइए कौन सा एसेट्स होगा? ये टैंजिबल एसेट्स होगा. अब आइए आगे बढ़े, गुडविल. अब कुछ के माइंड में आता है, सर थोड़ा इसका भी फोटो दिखाते हैं. बिल्डिंग का देखो, मैंने आपको पिक्चर लाया सामने, हम आपको फर्नीचर का सामने लाया, कार का लाया, लेकिन बताइए गुडविल मुझे नाम लिखना पड़ा, बहुत ढूंढे कैमरा लेके कि कहीं दिख जाए. बताइए जी, ये इट कैन नॉट बी सीन, इसको देखा ही नहीं जा सकता, इसको छुआ ही नहीं जा सकता, तो मैं कहां से पिक्चर लाता? इसी से समझ में आ रहा है आपको कि गुडविल इट इज एन एसेट्स
बट विच कैन नॉट बी सीन और टच। तो इसीलिए बताइए बेटा ये कैसा एसेट्स है हमारा, इंटैंजिबल। ठीक इसी तरह से बताइए हम लोग पेटेंट जाने, फिर इसी तरह से जाने हम लोग कॉपीराइट्स। नॉर्मली देखिए यही मेन हमारे इंटैंजिबल एसेट्स होते हैं, ये सब हमारे कैसे एसेट्स होंगे, इंटैंजिबल एसेट्स। बताइए समझ आ रही है चीजें? तो आइए हम लोग यहां पे टैंजिबल एसेट्स में आप लोग उसी के नीचे लिख लीजिएगा क्लियर करने के लिए कि टैंजिबल एसेट्स का एग्जांपल आप उसी के नीचे डालिएगा कि सब जो बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कार है, एक्सेट्रा, ये सब हमारा टैंजिबल एसेट्स है। इनटैंजिबल एसेट्स के नीचे हम लोग डाल सकते हैं विच कैन नॉट बी सीन, इसमें आएगा आपका गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट एक्सेट्रा। और इसी को कुछ लोग क्या कहते हैं कि रियल अकाउंट भी दो तरह का, टैंजिबल रियल अकाउंट और इनटैंजिबल रियल अकाउंट। बेसिकली रियल अकाउंट तो एक ही होता है, उसमें जो एसेट्स का बाइफर्गेशन हुआ है। समझ आई बात? तो अगर कोई बोलता है तो आप कहेंगे हाँ हम वेल नोन है इससे कि टैंजिबल रियल अकाउंट का सेंस समझ में आ रहा है ना, कि उसमें ऐसा एसेट्स कवर किया जाता होगा जो टैंजिबल है, और इनटैंजिबल रियल अकाउंट में इनटैंजिबल एसेट्स कवर होता होगा। ठीक है, तो बताइए दो वैरायटी क्लियर हो गए, पर्सन से रिलेटेड पर्सनल अकाउंट हुआ और दूसरा एसेट से रिलेटेड रियल अकाउंट होगा। अब चलिए फटाफट लास्ट वन हम लोग देख लेते हैं, थर्ड वेराइटी। थर्ड वेराइटी बताइए क्या नाम था हमारा, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट नाम मात्र का, इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं इनटैंजिबल नेचर है, लेकिन ये एसेट्स नहीं है, इसलिए अलग से अकाउंट में आ गया है कि नाम मात्र का अकाउंट है, फिजिकल स्वरूप इसमें भी नहीं दिखेगा, इसका अस्तित्व भी फिजिकल नहीं होगा। ये आपके लॉस या प्रॉफिट को डिनोट करेगा। यानी यहां पे लिखेंगे एन अकाउंट विच रिलेटेड टू लॉस या एक्सपेंसेज। ये एक तरह की बात हो गई, एन अकाउंट विच रिलेटेड टू लॉस या एक्सपेंसेज और प्रॉफिट या इनकम। प्रॉफिट या इनकम इज कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। An account which is related to loss, profit, loss expenses या profit income is called nominal account. For example, देखिए मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लूंगा, जैसे सैलरी अकाउंट। ध्यान से देखिएगा, मैं अगर किसी को सैलरी पे कर रहा हूं तो क्या वो उसका पहले कोरिलेट कीजिएगा, सैलरी को, एक सैलरी को ही पहले समझिए। सैलरी क्या पर्सन है? हाँ जी, हाँ या ना? आवाज आनी, ऐसे लगे जैसे हम आप बातें कर रहे हो, कोई डाउट हो तो कैसा, हमें ये कुछ नहीं समझ, आप बताइए पूछ, तो फिर हम और क्लियर करेंगे। पहले बताओ ये पर्सन है या नहीं? सबका क्लियर है कि सैलरी पर्सन नहीं है। फिर दूसरा एसेट्स है। आधे बच्चे कह रहे हैं नो, एक दो साइलेंट मोड में है। आइए ध्यान से समझिए कि सैलरी अपने आप में एसेट्स नहीं है। सैलरी के रूप में आपको मिला क्या होगा? कैश मिला होगा। कैश को एसेट्स कह सकते हो, सैलरी को एसेट्स नहीं कहेंगे। मैं अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहा हूं, मैं अगर अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहा हूं तो ये मेरा खर्चा है। दूसरी तरफ अगर वो सैलरी पा रहा है, रिसीव कर रहा है, तो वो उसका इनकम है। बाकी एसेट्स के रूप में अगर देखा जाए तो एसेट्स तो कैश है। जैसे मान लीजिए, एक और एग्जांपल लेता हूं, रेंट। ये भी नॉमिनल अकाउंट है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिस घर में रहते हैं उसके अलावा उनका कोई प्रॉपर्टी होगा, रेंटेड होगा, रेंट पे लगाए होंगे, पापा आपको भेजते हैं
कि बेटा जाओ वो वाला शॉप रेंट पे लगा हुआ है, जाके वहां से किराया लिया। आप गए, आप रेंट लेकर आते हो, मान लीजिए उसका किराया 10,000 रुपीज पर मंथ है, 10,000 रुपीज लेकर आते हो। पापा आपसे पूछते हैं बेटा किराया ले आए? आप बोलते हैं हाँ पापा ले आए। ला दे बेटा। आप क्या देते हो? आप 10,000 रुपीज दे रहे हो, कैश दे रहे हो। पापा बोले तो बेटा पैसा है, किराया किधर है? बोलते यही किराया है। बताइए किराया दिख रहा है क्या आपको? किराया नहीं दिखता। इसीलिए हमने बोला कि इसका भी स्वरूप नहीं होता, इसलिए इसको नॉमिनल, नाम मात्र का अकाउंट कहते हैं। वो किराया वर्ड, वो रेंट वर्ड या तो आपके इनकम को डिनोट करेगा या एक्सपेंसेस को डिनोट करेगा। एम आई राइट और नॉट? बात कैश में आना जाना। लेकिन देखिए अगर मैं कह रहा हूं कि हाँ कि आई रिसीव्ड रेंट, तो इसका मतलब ये मेरा इनकम है। रेंट पे कर रहा हूं अगर, तो ये मेरा खर्चा है। सैलरी पे कर रहा हूं तो ये मेरा खर्चा है। सैलरी कोई रिसीव कर रहा है तो उसका इनकम है। तो ये सब वो अकाउंट है। पहले कंपेयर कीजिएगा, ना पर्सन में आने वाला ना एसेट्स में आने वाला। ये वर्ड कहीं ना कहीं आपके खर्चे या इनकम से रिलेटेड वर्ड है। तो इसीलिए कहता है, और जिसका खुद का स्वरूप नहीं है, कभी बताओ सैलरी दिखता नहीं है, वह एहसास कराता है कि हाँ भाई मिला है ना सैलरी, आज इनकम हुई है। वह एहसास कराता है, दिया है ना, खर्चा हुआ है। फीस पे करना तो आपका खर्चा है, ठीक है जी। वो फीस बताइए, वो आपके लिए एक्सपेंसेस। मेरा फीस मेरे लिए क्या हो गया? इनकम। इसी तरीके से कभी आप देखना डिस्काउंट अकाउंट, ये भी नॉमिनल अकाउंट में आता है। देखते होंगे कई बार बम्पर सेल धमाका लगता है आपका, कपड़ों पे 40% ऑफ। 1,000 का सूट आप सिर्फ 600 रुपए में ले जाते हो खरीद के। शर्ट 600 रुपए में ले गए, घर गए, बोले मम्मी आज गजब की छूट मिली है, डिस्काउंट ले 40%। कांच कपड़े खरीदने गए थे, छूट मिली है, डिस्काउंट मिली है, बहुत भयानक डिस्काउंट था। मम्मी कहती है अच्छा ले आई क्या? हाँ हाँ छूट मिली है हमें। ला बेटा तेरा छूट दे दे इधर। बताइए आप तो कपड़ा देंगे ना। मम्मी के कपड़ा हटा, जो तेरे को डिस्काउंट मिली है वो कहाँ है, वो देना मुझे। आप दे पाइएगा डिस्काउंट? अरे डिस्काउंट तो आपके अगर बचत का, यानी कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट का एहसास दिला रहा है कि 1,000 की चीज 600 में मिल गई। केएसपी क्लासेस में फीस आपका 12,000, वन टाइम पेमेंट करना 10% की छूट, बम्पर धमाका। एक बार में पेमेंट कीजिए 1,200 रुपए की छूट। आप आना, खूब छूट का फायदा उठाना। बताइए क्या वो छूट दिख रहा है आपको? तो कहीं ना कहीं अगर मैं वो 1,200 रुपए के छूट देता हूं कलेजा पे पत्थर रखकर, लॉस है मेरा। कहां 12,000 आता, 10,800 ही आया। 1,200 रुपए बताइए, कहीं ना कहीं अल्टीमेटली मेरा लॉस है। और अगर वो छूट आप अवेल करते हैं, रिसीव करते हो, डिस्काउंट रिसीव्ड, तो वो बताइए कहीं ना कहीं आपके लिए इनकम है। तो बताइए ये डिस्काउंट इनकम या एक्सपेंसेस का एहसास करा, इनकम या लॉस का एहसास कराया या नहीं? तो ये भी कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल अकाउंट। इसी तरह से इंटरेस्ट मिलता है तो प्रॉफिट और दिया तो खर्चा। आना जाना तो कैश का ही होता है। तो ये सब बताइए बेटा किससे रिलेटेड हो गया? नॉमिनल अकाउंट। बस यही 3 टाइप से आपके अकाउंट्स के, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पूरी अकाउंट जितने भी अकाउंट्स होते, अभी हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, आप किसी भी अकाउंट्स को इन्हीं 3 में से कहीं फॉल करेगा। और धीरे धीरे आप इतने मैच्योर हो जाके खुद बता दीजिएगा इसमें या तो वो पर्सनल होगा, या तो रियल होगा, या तो नॉमिनल होगा। ऐसा कोई अकाउंट हो ही नहीं सकता जो कहेंगे कि इन तीनों में कहीं नहीं आ रहा है, हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे अकाउंट्स 3 तरह के होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। बताइए होपफुली मीनिंग क्लियर हो रहा होगा आप लोगों का। तो बेटा इस जो दिया इसको 5 टाइम 10 टाइम्स इसको पढ़िएगा। अभी मैंने कहा बिगनिंग है आपका, सब वर्ड को दिमाग में चिपकाना होगा। और अभी हमारा सवाल अभी भी खड़ा है, किसे करे डेबिट, किसे करे क्रेडिट? हाँ जी, सिक्वल मेंटेन कर रहे हैं तो डबल एंट्री सिस्टम क्या कर रहा है? क्या आपके लेन देन को, आपके ट्रांजैक्शन का 2 साइड दोनों को रिकॉर्ड कर रहा है, एक को डेबिट कर रहा है और दूसरे को क्रेडिट कर रहा है। सवाल अभी भी वहीं पे हमारा, किसे करे डेबिट, किसे करे क्रेडिट? उसके लिए जरूरी था ये टाइप्स जानना। अब हमने ये टाइप्स जाना तो अगली क्लास विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट,
उसमें हम लोग ये सीखेंगे कि कोई भी हमारा ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, यानी उसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, किसे करेंगे डेबिट, किसे करेंगे क्रेडिट, उसके रूल्स को हम जानेंगे, जो रूल्स में कहीं ना कहीं ये पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल यूज होने वाला है। तो मैं डायरेक्ट रूल बताता तो फिर आप यही नहीं जानते सर ये पर्सनल क्या है, ये रियल क्या है, ये नॉमिनल क्या है, वो सब रूल में यूज होने वाला है। पर अब तो बताइए ये तीनों वर्ड से वाकिफ हैं आप। तो अगली क्लास में हम लोग रूल्स पढ़ने वाले हैं और जिस बेस पे अब हम लोग सीखेंगे कि किसे करना है डेबिट, किसे करना है क्रेडिट। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग यही रुकते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।